चैप्टर 34। अब आगे। पार्क में एक महिला अपने सामने खड़े आदमी पर चिल्लाते हुए बोली, अपने बेटे को थोड़ा अपने कंट्रोल में रखो। देखो मेरे बेटे का क्या हाल किया है। सामने वाला आदमी विनम्रता से बोला, मुझे माफ कर दीजिए मैम, अपने बेटे की तरह से मैं माफी मांगता हूँ। इतना बोल वो अपने बच्चे को इशारा करता है। उसका बेटा ही सर झुका माफी मांगते हुए बोला, मुझे माफ कर देना। तभी पीछे से एक गुस्से से भरी आवाज आती है, ऐसे कैसे तुम दोनों माफी मांग रहे हो, जबकि गलती तो इसके बेटे की है। वो पीछे पलट कर देखते हैं जहां वेदा खड़ी थी। वेदा अपनी साड़ी का पल्लू अपनी कमर में टांग आगे आते हुए बोली, वासु तुम ऐसे कैसे माफी मांग रहे हो और मेरे बेटे से भी मनवा रहे हो। वासु को घूर उंगली पॉइंट करते हुए बोली। वासु वेदा से बोला, अगर हमने माफी मांग भी ली तो कौन सा हम छोटे हो गए। इनके बेटे को हमारे वेद के कारण चोट लगी है। वेदा अपने बेटे का चेहरा ऊपर कर वासु से बोली, देखो जरा मेरे बेटे का चेहरा, उसे भी तो चोट लगी है, वो भी इनके बेटे से ज्यादा। उस महिला की ओर देखकर कहती है। वेदा उस महिला की ओर बढ़ते हुए बोली, अपने बेटे को कंट्रोल में रखा करो, मेरा बेटा सामने से किसी से लड़ाई नहीं करता। वासु वेदा को पीछे से पकड़कर बोला, वेदा चलो घर चलो। इतना बोल वो जबरदस्ती वेदा को अपने साथ ले जाने लगता है, लेकिन वेदा उस महिला का अभी खा जाने वाले नजरों से घूर रही है। वासु वेदा को अपने फ्लैट के अंदर ले जाते हुए बोला, चलो अंदर। अंदर आ वेदा वासु को गुस्से से घूर अपने बेटे का हाथ पकड़ उसे सोफे पर बैठा फर्स्ट एड बॉक्स का उसके चेहरे की खरोचों पर मरहम लगाती है। वेदा खुद में ही बड़बड़ा रही थी, मेरा एक बेटा है वो भी अपने बाप पर चला गया, शरीफ पूरा का पूरा। बेटा 2-4 गुण अपनी माँ के भी ले लेता। इतना बोल अपने बेटे के झांकने पर मरहम लगा वासु की ओर पलट कर बोली, आगे से मेरा बेटा बिना गलती के माफी नहीं मांगेगा, समझे। तभी एक रौबदार आवाज गूंज उठती है, कौन किससे माफी मांग रहा है। वासु वेदा पलट कर देखते हैं जहां उधम और चंदा फ्लैट के अंदर आ रहे थे। वासु वेदा की ओर नामे इशारा कर कुछ भी बताने से मना करता है, लेकिन वेदा भी वेदा थी, वो कहाँ चुप रहने वाली थी। वेदा अपना पल्लू कमर से निकाल ठीक कर उधम के पास आ बोली, बाव जी ये आपका डरपोक बेटा मेरे बेटे को भी वैसा ही बना रहा है, देखिए ना बिना गलती के उस पड़ोसन से माफी मांग के आए हैं दोनों। उधम वेद के पास बैठे हुए उसकी चोट को चेक करते हुए बोले, किसने हाथ लगाया महारे पोते को। वेदा बोली, देखिए ना बावजी मेरे बेटे का क्या हाल किया है, फिर भी ये दोनों माफी मांग कर आए हैं। उधम बोले, बरखुरदार नालायक, तुझे तो उससे माफी मंगवानी थी ना कि मांग कर आनी थी। चंदा आ गया वेद को अपनी गोद में ले बैठ बोली, अब आप दोनों क्यों मेरे बेटे के पीछे पड़ गए। भूल जाए जो हुआ सो हो गया, बच्चे हैं, बच्चे तो ऐसे ही लड़ते हैं। वेदा कुछ कहने वाली होती है कि वासु उसे रोकते हुए बोला, तुम पागल हो गई हो जो उस बात को पकड़ कर बैठी हो, चलो डिनर लगाओ, मुझे बहुत भूख लगी है। उधम चंदा भी वेदा वासु के साथ उनकी शादी के बाद रहने लगे थे। निमी की इन्फॉर्मेशन मिलने पर कपूर और ओबरॉय के साथ ये लोग भी यही आकर रहने लग गए थे। उधम बस कभी कभी ही राजगढ़ जाकर अपनी फैक्ट्री संभालते थे, उन्होंने अपने लोगों पर सब छोड़ रखा था, अपने बेटे की खुशी के लिए यहाँ रहने लगे, क्योंकि वासु तो बस वीनू के साथ ही काम करना चाहता था। और इस समय बिना निमी के वीनू भले ही स्ट्रांग बनकर दिखाए, लेकिन वो आज भी निमी के बिना अधूरी है। दूसरी ओर निशिका का घर, सभी एक साथ बैठकर डिनर कर रहे थे, लेकिन जानवी और निवांश के दिमाग में तो खुराफाती चल रही थी कि कैसे भी करके उन्हें निशिका का फोन उससे कुछ पल के लिए दूर करना है, क्योंकि वह लोग जानना चाहते थे आखिर निवांश का फादर कौन है, जो कहीं ना कहीं बस उससे जुड़ा कलयुग उन्हें उसके फोन से ही मिल सकता था। ऐसा उन दोनों को लगता था। दोनों ही खाना खाते वक्त एक दूसरे के बिल्कुल करीब बैठे दोनों ही धीरे धीरे बुदबुदा कर बात कर खुराफाती सोच रहे थे कि कैसे उन्हें किसी का से फोन लेना है, और उनकी नजरें बस निशिका के फोन पर टिकी थी, जो निशिका की खाने की प्लेट के बगल में रखा हुआ था। निशिका दोनों को घूरते हुए बोलते हैं, तुम दोनों मेरी तरफ क्या देख रहे हो, चुपचाप अपना शांति से डिनर करो और नखरे नहीं करने, ये नहीं खाना वह नहीं खाना, जो यहाँ सवे है वही सब खाना है, समझ। दोनों जानवी ऋषि और जानू से कहती है, मामा पापा क्या मैं आज यही बुआ और भाई के साथ रुक जाऊं, मैं आज यही रहना चाहती हूँ, प्लीज पापा प्लीज। अपनी क्यूट सी शकल बना तोतली वॉइस में रिक्वेस्ट करते हुए बोली। जानू बोली, बच्चा क्या आप मामा पापा के बिना यहाँ रह सकते हो, अगर आपको डर लगे तो आप बुआ जी के पास चले जाना, ठीक है। जानवी क्यूट सा फेस बना सर हाँ में हिलाकर बोली, हाँ अगर मुझे डर लगेगा ना तो मैं बुआ जी के पास सोने चले जाऊंगी।
अगर नहीं लगेगा तो मेरे पास भाई है ना, मैं आज भाई के रूम में ही सो जाऊंगी और हम बहुत सारी बातें करेंगे। ऋषि हंसकर बोला, अच्छा ऐसी कौन सी बातें करनी है जो तुम दोनों को पूरी रात चाहिए? क्या कोई खुराफाती प्लान तो नहीं कर रहे तुम दोनों मिलकर? मुझे तुम दोनों भाई बहन पर बिल्कुल भी भरोसा नहीं। निवांश अपनी कोल्ड वॉइस में बोला, वैसे मामू भरोसा तो मुझे भी आप पर नहीं है। हर बार कहते हो कि तुम दोनों के साथ एक ट्रिप पर लेकर जाऊंगा और वह ट्रिप कभी आती ही नहीं है। आपको तो आपके काम से ही फुर्सत नहीं मिलती। निशिका निवांश को घूर कर देखती है, निवांश चुप हो जाता है, आगे कुछ नहीं कहता। दूसरी ओर कपूर मेंशन में सभी बैठकर डिनर कर रहे थे। वेद, वामिका और वेदो विवान की गोद में बैठी थी। निवान और विधि यहाँ मौजूद थे। विधि एकदम सिंपल प्लेन क्रीम कलर की साड़ी में बैठी थी। न ही उसकी मांग में कोई सिंदूर था, न ही हाथ में कोई चूड़ियां। देखने से वह बिल्कुल किसी विधवा की तरह लग रही थी और सही भी सच में विवान मर चुका था और वह बस अपनी जिंदगी को आगे बढ़कर जी रही थी। विवान अपने हाथों से वेदू को खाना खिला रहा था। अभी तो भी चुपचाप विवान की गोद में बिना किसी नखरे से खा रही थी। वीनू सभी को खाना सवेकर अपनी निवान के बगल में चेयर पर बैठ जाती है और वह भी अपना डिनर करना स्टार्ट कर देती है। वह निम्मी के जाने के बाद ज्यादा किसी से कुछ अच्छे से बात नहीं कर रही थी।